ओके तो आज हम नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट जो है वो मैकेनिकल वालों के लिए है, ठीक है। और सेम रिलेटेड कंसेप्ट है सिविल वालों को, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक्स, ठीक है, हाइड्रोलिक्स। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अगर देखा जाए तो फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स का जो चैप्टर्स है ना 60% दोनों में सेम है, ठीक है। तो हम लोग 60% यहाँ पे एक साथ पढ़ लेंगे उसको। उसके बाद जब हाइड्रोलिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स का जब सिलेबस अलग अलग हो जाएगा तो हम उसको अलग अलग फिर उसको पढ़ा देंगे उसको, ठीक है। तो नया सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि मैकेनिकल वालों को है, एंड सेम रिलेटेड कंसेप्ट हाइड्रोलिक्स में आएगा जो कि सिविल वालों के लिए, ठीक है। ओके, तो अगर हम हमारे आसपास देखें, राइट, हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, सांस बाहर फेंकते हैं, ब्लड का बहना हमारे बॉडी पे, उसके बाद लंग्स का इन एंड आउट होना, पंप करना, हार्ट बीट का पंप होना, उसके बाद ये एसी हो जाए, फैन ले लो, उसके बाद जो बारिश के बूंदे गिरना, रिवर का फ्लो होना, ठीक है, जो भी चीज हम देखते हैं यहाँ पे, एयर कंडीशन हो गया, फिर अपना रेफ्रिजरेटर हो गया, ये जो भी चीजें तुम देखोगे ना डे टू डे लाइफ में, जो भी हम देखते हैं वो सब के सब जो है ना फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आता है, ठीक है। भले हमें मालूम हो ना हो, लेकिन ये फैक्ट है। अभी मैं जो बोल रहा हूं और जो तुम जो सुन रहे हो, ठीक है, मेरा बोलना यहाँ पे वाइब्रेट करना और तुम्हारा सुनना, और ये जो मेरा जो साउंड वेव्स का ट्रेवल करना, ये सब के सब जो है ना फ्लूइड मैकेनिक्स से हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जाने अनजाने में हर एक चीज हम जो देखते हैं यहाँ पे सब क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स का ही एग्जांपल है। अब देखो ये हाइड्रोलिक्स जो है ना वो बहुत ही स्पेसिफिक है, राइट। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूं कि हम जब बात करते हैं ना फ्लूइड की, हम जब बात करते हैं फ्लूइड की, तो फ्लूइड जो है ना वो एक जनरल वर्ड है, एक जनरल वर्ड है फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड के अंदर ना हमारा लिक्विड आ जाता है, लिक्विड आएगा और गैस भी आ जाएगा, ठीक है। ये किसको है, मैकेनिकल वालों पे। और जब हम लोग ना जब हाइड्रो की बात करते हैं, हाइड्रोलिक्स की बात करते हैं, तो हाइड्रोलिक्स में ना सिर्फ क्या आएगा, लिक्विड आएगा, और लिक्विड में भी सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे वाटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मोस्टली वाटर की बात करेंगे। मतलब हाइड्रो मतलब क्या, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मतलब क्या, वाटर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो फिर हमारा मैकेनिकल का जो सिलेबस है एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स वो काफी वास्ट है कंपेयर टू हाइड्रोलिक्स, ठीक है। लेकिन डिप्लोमा में फ्लूइड मैकेनिक्स में हम सिर्फ लिक्विड से डील करते हैं। डिप्लोमा में गैस के बारे में हम नहीं पढ़ते, राइट। तो डिप्लोमा में फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो याद रखो कि फ्लूइड जो है वो एक जनरल टर्म है और उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, लिक्विड भी आता है, गैस भी आता है, ठीक है। एंड हाइड्रोलिक्स मतलब लिक्विड, लिक्विड में भी स्पेसिफिक क्या रहेगा, स्पेसिफिक मतलब सिर्फ वाटर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, मुझे ये फ्लूइड मैकेनिक्स को डिफाइन करना है। डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद फ्लूइड आइदर इन मोशन और एट रेस्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन इट्स बाउंड्रीज, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूं यहां पे कि कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, which deals with fluid either in motion or at rest and its effects on the बाउंड्रीज, ठीक है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है मैकेनिक्स का, फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो इसमें क्या करते हैं, ये ऑब्वियसली ये तो एक ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद व्हाट, विच डील्स विद फ्लूइड, डील्स विद फ्लूइड। अब याद रखो फ्लूइड का मतलब क्या है, ये लिक्विड है एंड गैस भी है, ठीक है। इट डील्स विद फ्लूइड, लिक्विड एंड गैस दोनों। आइदर इन मोशन और एट रेस्ट, मतलब फ्लूइड रेस्ट में हो सकता है या फिर मोशन में हो सकता है,
एंड इट्स इफेक्ट ऑन इट्स बाउंड्रीज। ठीक है, अब ये बाउंड्रीज क्या है हम उसको बाद में और अच्छे से जान जाएंगे, क्योंकि फ्लूइड मतलब क्या है, जब भी फ्लूइड के बारे में बात करेंगे हम लोग ना, तो उसका हमेशा एक बाउंड्री होता है। बाउंड्री का मतलब क्या है कि जब भी कोई लिक्विड या फिर गैस किसी सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आता है, तो सॉलिड और लिक्विड या फिर फ्लूइड का जो जहां पे कांटेक्ट करता है ना, वो क्या बन जाता है, वो बाउंड्री बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बाउंड्रीज क्या है। लेट्स से एक पाइप है, पाइप हमारा सॉलिड है, पाइप के अंदर से पानी बह रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो सॉलिड सरफेस जो है ना, वो क्या बन जाएगा, फ्लूइड का बाउंड्री बन जाएगा। ठीक है, तो फ्लूइड विल हैव सम इफेक्ट ऑन दी बाउंड्रीज। तो इसके बारे में हम लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सो इट्स ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद फ्लूइड आइदर इन मोशन और एट रेस्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन दी बाउंड्रीज, राइट। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ब्रॉडली हम फ्लूइड मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये सेम चीज है जैसे हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किया था। ठीक है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। क्या था, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक है, राइट। स्टैटिक्स रहेगा, डायनामिक्स रहेगा, और डायनामिक्स के अंदर फिर हमारा दो कैटेगरीज बन जाता है। एक हम कहते हैं कि काइनेमैटिक एंड काइनेटिक, काइनेमेटिक एंड काइनेटिक्स। ठीक है, और फ्लूइड मैकेनिक्स में ना हम सिर्फ स्टैटिक्स नहीं कहते, हम मोस्टली क्या कहते हैं, हम हाइड्रो कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोस्टैटिक। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो फ्लूइड मैकेनिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक कैटेगराइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कि एक तो हाइड्रोस्टैटिक पार्ट हो गया, जहां पे हमारा जो फ्लूइड रहेगा वो क्या रहेगा, फ्लूइड जो रहेगा, फ्लूइड विल बी एट रेस्ट। इसमें क्या होगा, फ्लूइड विल बी एट रेस्ट। ठीक है, और डायनामिक्स में क्या आएगा, दो पार्ट, एक तो काइनेमेटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स। डायनामिक्स का मतलब क्या है कि हमारा जो फ्लूइड है ना, वो मोशन में है, फ्लूइड इज इन मोशन, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड बह रहा है। ठीक है, फ्लूइड भाग रहा है, इसका मतलब ये है कि डायनामिक्स। तो इसका दो कैटेगरी बनेगा, एक तो काइनेमेटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स, राइट। तो अब ये काइनेमेटिक्स क्या होता है कि इट्स ए ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके, इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लो और मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस which is causing the motion। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको ब्रीफली लिख रहा हूं कि काइनेमेटिक्स होता क्या है कि इट्स अ स्टडी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स व्हेन it is in motion, when it is in motion without considering the force। ठीक है, राइट। मतलब ये पानी बह रहा है, लेकिन हम इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि ये पानी बहने के पीछे क्या रीजन है, क्या फोर्स है, क्या एनर्जी, हम बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम सिर्फ किस में इंटरेस्टेड है कि पानी बह रहा है तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है, कितने स्पीड से जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है, हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, किसमें, काइनेमेटिक्स में। काइनेटिक्स क्या हो जाएगा कि it's a branch of fluid mechanics, okay, it's a branch of fluid mechanics when fluid is in motion with considering the force, ठीक है। तो इसमें काइनेटिक्स में क्या होगा कि हम जब एक फ्लूइड बह रहा है तब हमको इस पे भी फोकस करना पड़ेगा कि ये जो फ्लूइड है वो क्यों बह रहा है, उसके पीछे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसके पीछे कौन सा ताकत है, कौन सा एनर्जी है जिसकी वजह से ये फ्लूइड जो है वो बह रहा है, हमको वो भी स्टडी करना पड़ेगा, राइट। तो ये बेसिक तीन कैटेगरीज है। तो हाइड्रोस्टैटिक, यहाँ पे हमारा फ्लूइड जो रहेगा वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, रुका हुआ रहेगा, नहीं बहेगा वो। दूसरा क्या है, काइनेमेटिक्स, तीसरा क्या है, काइनेटिक्स। ठीक है, एक ये काफी इजी कंसेप्ट है ये, ओके।
सो नेक्स्ट जो है हमें देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। ठीक है, किस पे मुझे किसके बारे में बात करना अभी? डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। लेट्स से कैसे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगर हम कोई भी लेमैन को पूछे, कोई बच्चा को पूछ ले कि भाई एक सॉलिड और एक लिक्विड, फ्लूइड के मैं लिक्विड ले रहा हूं, ठीक है, फ्लूइड का एग्जांपल क्या है? लिक्विड। तो एक सॉलिड और एक लिक्विड में क्या फर्क है? तो बच्चा या फिर वो लेमैन क्या बोलेगा कि सॉलिड टफ होता है, सॉलिड हार्ड होता है, लिक्विड सॉफ्ट होता है, राइट? ऐसे कुछ तो एक आंसर देगा। और ये और क्या बोलेगा कि सॉलिड का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ठीक है, और ये लिक्विड का वॉल्यूम नहीं है, राइट? और क्या बोलेगा कि सॉलिड जो है ना वो बहता नहीं है, लिक्विड बहता है। ये ऐसा उनको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर कोई इंजीनियर को पूछा जाए तो इंजीनियर क्या करेगा, कैसे डिफाइन करेगा उसको, सॉलिड एंड फ्लूइड्स को कैसे डिस्टिंग्विश करेगा? अब देखो जरा, सॉलिड और लिक्विड को डिस्टिंग्विश करने के पीछे मेन फैक्टर है हमारा शियर फोर्स। शियर फोर्स को कंसीडर करके हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड और लिक्विड को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड के ऊपर ध्यान देते हैं। सॉलिड, ठीक है, लेट अस कंसीडर ए सॉलिड। एक सॉलिड कंसीडर करो ऐसा, ठीक है, उसको एक नाम दे देता हूं सॉलिड को, लेट से ए बी सी डी। ये ए बी को मैंने फिक्स कर दिया, मान के चलो कि मैंने यहाँ पे कुछ फेविकॉल लगा के उसको चिपका दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एट पॉइंट डी में एक फोर्स एक्ट करवा रहा हूं, फोर्स। ये फोर्स कौन सा फोर्स है? शियर फोर्स। कौन सा फोर्स है? शियर फोर्स। अब ये हमको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि शियर फोर्स को तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, राइट? और अगर ये क्लियर नहीं है तो मेरा सॉम का लेक्चर्स है, उसको देख लेना, उससे मैंने साफ साफ क्लियरली मैंने इसको डिस्टिंग्विश कर दिया कि किसको तुम टेंसाइल फोर्स बोलोगे, किसको कंप्रेसिव और किसको शियर फोर्स बोलोगे, राइट? ये देख लेना उसको। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये शियर फोर्स का इफेक्ट जो है, इसका इफेक्ट ये सॉलिड बॉडी पे क्या होने वाला है, ठीक है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स। तो क्या होगा कि ये जो सॉलिड होगा क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। ये डी यहां पे आ जाएगा, सी यहां पे आ जाएगा, ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा, फाई, ठीक है। और ये फाई क्या है? फाई इज योर शियर, फाई क्या है? फाई इज शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। फाई क्या है? शियर स्ट्रेंथ। अब समझो उस बात को कि जब भी कोई फोर्स, शियर फोर्स सॉलिड पे एक्ट हो, ठीक है, जब भी शियर फोर्स सॉलिड पे एक्ट होगा, सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या है, उसका एक खासियत क्या है सॉलिड का, कि वो कुछ हद तक ना शियर फोर्स को रेजिस्ट करता है, ठीक है। सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी कोई शियर फोर्स एक्ट होगा ना सॉलिड पे, सॉलिड उस शियर फोर्स को कुछ हद तक क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा। जब ये शियर फोर्स बढ़ जाएगा, वैल्यू उसका जब बढ़ जाएगा, तब उसका रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तब क्या होगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा। पहली बात ये क्लियर है कि जब भी कोई शियर फोर्स एक्ट होगा बॉडी पे, तो क्या होगा, शियर फोर्स एक्ट होने से क्या होगा, शियर फोर्स अगर एक्ट होगा तो सॉलिड हमेशा थोड़ा ना कुछ तो रेजिस्टेंस देगा, और जब शियर फोर्स का वैल्यू बढ़ जाता है तब क्या होता है, वो डिफॉर्म हो जाता है। पहली बात, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है कि अगर वो डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है, ठीक है, अगर वो डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा, और उस सिचुएशन में अगर मैं ये शियर फोर्स को निकाल दूं, तो क्या होगा, हमारा जो डिफॉर्म बॉडी है वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा। ये दो प्रॉपर्टीज है किसका, सॉलिड्स का। पहला क्या है कि वो कुछ हद तक शियर फोर्स को रेजिस्ट करेगा, और जब शियर फोर्स का वैल्यू बढ़ जाता है तो वो डिफॉर्म हो जाता है। दूसरा क्या है कि अगर वो डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट के अंदर है
तो क्या होगा, जैसे ही मैं वो शेयर फोर्स निकालू तो क्या होगा, बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा। ये किसकी खासियत है, सॉलिड की। ठीक है, अब फ्लूइड की खासियत क्या है कि जब भी कोई शेयर फोर्स किसी भी फ्लूइड पे एक्ट हो, ठीक है, भले कितना भी छोटा अमाउंट क्यों ना हो शेयर फोर्स का, ये फ्लूइड उसको, उस शेयर फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाता। ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, राइट। वो कुछ भी वैल्यू न दो, कुछ भी अमाउंट ऑफ फोर्स, शेयर फोर्स अगर फ्लूइड पे एक्ट हो, इट कैन नॉट रेजिस्ट द शेयर फोर्स एंड इट डिफॉर्म कंटिन्यूअसली। ठीक है, इट डिफॉर्म कंटिन्यूअसली टिल द शेयर फोर्स इज एक्टिंग। जब तक वो शेयर फोर्स एक्ट करेगा तुम्हारा जो फ्लूइड है वो डिफॉर्म होता रहेगा, डिफॉर्म होता रहेगा, डिफॉर्म होता रहेगा, राइट। उसके बाद अगर मैं वो शेयर फोर्स निकाल दूं इसके ऊपर से, फ्लूइड से अगर मैं शेयर फोर्स निकाल दूं तो फ्लूइड अपना फिर से ओरिजिनल शेप साइज रिगेन नहीं करता। ठीक है, शेप एंड साइज रिगेन नहीं करता फ्लूइड, राइट। तो फ्लूइड का क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, सॉलिड एंड फ्लूइड में, कि सॉलिड कुछ हद तक शेयर फोर्स को रेजिस्ट करेगा, कुछ वैल्यू तक रेजिस्ट करेगा, उसके बाद फिर डिफॉर्म हो जाएगा। और अगर वो डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट के अंदर है और उस वक्त अगर मैंने शेयर फोर्स निकाल दिया तो सॉलिड अपना फिर से ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा। उसका उल्टा फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड कैन नॉट रेजिस्ट शेयर फोर्स, फ्लूइड कैन नॉट रेजिस्ट शेयर फोर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड एंड इट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या है कि अगर मैंने वो शेयर फोर्स निकाल दिया फ्लूइड के ऊपर से तो फ्लूइड विल नेवर गेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है इसका। ठीक है, तो अब हम लोग किसको डिफाइन करने जा रहे हैं, फ्लूइड को डिफाइन करने जा रहे हैं। अब किसको मैं डिफाइन करूंगा, फ्लूइड। तो कैसे डिफाइन करूंगा कि फ्लूइड इज ए substance which deforms continuously under the action of external shear force of any magnitude. ठीक है, राइट। तो व्हाट इज ए फ्लूइड, इट इज ए सब्सटेंस which deforms continuously under the action of external shear force of any magnitude। तो ऐसा सब्सटेंस जो shear force को रेजिस्ट नहीं कर पाता और हमेशा डिफॉर्म होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड। क्या कहते हैं इसे हम, फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है, डिफरेंस है किसमें, सॉलिड एंड फ्लूइड में, राइट। क्लियर। तो ये हो गया सॉलिड, ये हो गया हमारा फ्लूइड। अब सवाल ये उठता है, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं फॉर एग्जांपल, या फिर मैं उसके पहले एक और पॉइंट डिस्कस करता हूं फ्लूइड के बारे में, जिसे हम कहते हैं कि हाउ टू डिफाइन फ्लो। हम बोलते हैं ना कि फ्लूइड फ्लोज, पानी बहता है, लिक्विड फ्लोज। ठीक है, तो ये फ्लो को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो फ्लो का डेफिनेशन कैसा है कि the continuous deformation of liquid या फिर fluid, ठीक है, fluid भी यूज करूंगा, कि the continuous deformation of fluid under the action of external shear force is called, क्या कहते हैं इसे हम, is called flow, FLOW, flow। ठीक है, राइट। इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि the continuous deformation of fluid under the action of shear force is called as flow। ठीक है, ये फ्लो का डेफिनेशन। तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि
अगर एक बॉडी, अगर फ्लूइड है, अगर मैं फ्लूइड के ऊपर शियर फोर्स अप्लाई करूं तो बॉडी क्या होगा, बॉडी क्या होगा, बॉडी विल डिफॉर्म। मैं किसकी बात कर रहा हूं, फ्लूइड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, फ्लूइड की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं फ्लूइड के ऊपर शियर फोर्स अप्लाई करूं तो क्या होगा, वो डिफॉर्म होगा। अगर डिफॉर्म होगा इसका मतलब फ्लो होगा उसका, फ्लो मतलब मोशन, राइट, फ्लो मतलब मोशन, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, अगर मैंने लेट से शियर फोर्स को मैंने निकाल दिया, शियर फोर्स में लगाया नहीं, अगर शियर फोर्स लगाया नहीं तो बॉडी डिफॉर्म होगा नहीं, और अगर बॉडी डिफॉर्म नहीं हुआ तो बॉडी का फ्लो नहीं होगा, राइट। तो बॉडी फ्लो नहीं करेगा, उसका मतलब क्या कि बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, बॉडी इज एट रेस्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मेरे ग्लास है, ग्लास में मैंने पानी भर दिया। अभी मैं अगर तुमको पूछूं कि ये शियर फोर्स कितना है, तो तुम देखोगे कि फर्स्ट ऑब्जर्व करो कि क्या वो पानी बह रहा है, क्या इज इट फ्लोइंग, नहीं। अगर फ्लो नहीं हो रहा इसका मतलब क्या है, फ्लो नहीं हो रहा मतलब बॉडी रेस्ट में, राइट। रेस्ट में क्यों है, क्योंकि डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा फ्लूइड का। डिफॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा फ्लूइड का, क्योंकि वहां पे शियर फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, राइट। फॉर एग्जांपल दूसरा ले लो, डैम में हम देखते हैं ना, पानी रुका हुआ रहता है, तो उसमें डैम के ऊपर फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, शियर फोर्स 0। याद रखो सब फोर्स 0 नहीं होता, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, शियर फोर्स। आगे हम लोग देखेंगे कि जब फ्लो होता है तब उसमें और भी कई तरीके के फोर्सेस आता है। हम लोग फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, शियर फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डैम ले लो, वहां पे पानी नहीं बहता, सही। क्यों नहीं बह रहा है पानी, क्योंकि उसमें शियर फोर्स 0 एक्ट हो रहा है। दूसरी बात, एक जग पानी लो, नीचे फेंक दो उसको, पानी बहेगा। क्यों बह रहा है, क्योंकि उस पर शियर फोर्स एक्ट हो रहा है। शियर फोर्स एक्ट हो रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है, और कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, उसको, ये बेसिक को। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। अब ना जो एक छोटा सा चीज है जो मुझे देखना है, उस पर डिस्कस करना है कि हमने अभी जैसे बोला था कि फ्लूइड के अंदर, जब हम बोलते हैं ना फ्लूइड, तो फ्लूइड के अंदर 2 चीज आता है, राइट। एक तो लिक्विड आता है और दूसरा क्या आता है, गैस आता है, ठीक है। अभी मुझे देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इस आर्टिकल को खत्म करते हुए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या रहेगा कि लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम, इसका क्या है, नो डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। उसका एक वॉल्यूम रहेगा, लिक्विड का वॉल्यूम रहेगा, लेकिन गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता। दूसरा, लिक्विड कैन बी कंसिडर एज इनकंप्रेसिबल। तुम उसको कंप्रेस नहीं करते, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर पाओगे, लेकिन ये क्या है, दिस इज हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। जैसे गैस ले लो, तुम इसको अगर थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करोगे कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन लिक्विड नहीं होता, आइडियली नहीं होता। मेन जो है ना डिफरेंस एक ये है कि लिक्विड में ना हमको एक फ्री सरफेस मिलता है, और यहां पे नो फ्री सरफेस, यहां पे कोई सरफेस नहीं मिलता, फ्री सरफेस। अब ये फ्री सरफेस क्या है, देखो कि लेट से मैंने एक कंटेनर ले लिया, यहां पे ऐसा कंटेनर, ठीक है। कंटेनर में मैंने पानी भर दिया, ये क्या है, कंटेनर में मैंने क्या किया, पानी भर दिया। तो तुम देखोगे कि यहां पे जो पानी का जो सरफेस है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फ्री सरफेस, ठीक है। तो जो सरफेस एटमॉस्फेयर को जो एक्सपोज रहेगा, एटमॉस्फेयर को, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं,
फ्री सरफेस। अगर सेम कंटेनर लेता हूं मैं, सेम कंटेनर, और उसमें अगर मैंने गैस डाल दिया ऐसा, तो क्या होगा, ये गैस बाहर निकल के उड़ जाएगा, तो मुझे फ्री सरफेस नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये फ्री सरफेस जो है ना, वो आगे जाके हमें बहुत काम में आएगा, फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द सरफेस ऑफ द लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द एटमोस्फियर, कॉन्टैक्ट विद द एटमोस्फियर। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है, डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस में। ठीक है, तो फ्री सरफेस का कंसेप्ट याद रखना है हमको, राइट। ये फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का एप्लीकेशन कहां पर है, कहां पे अप्लाई करोगे? फॉर एग्जांपल हम लोग जब पाइपलाइंस बिठाते, पाइपलाइंस, वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा। ठीक है, दूसरा जब तुम एसी डिजाइन करोगे या फिर रेफ्रिजरेटर डिजाइन करोगे, उधर फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट काम में आएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग हाइड्रोलिक मशीन्स बनाते, मशीन हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड मशीन, उधर एफएम काम में आएगा, राइट। जब तुम डैम बनाओगे, डैम, उधर एफएम काम में आएगा। ठीक है, जब हम लोग हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हार्ट, लंग्स, फिर वेन के थ्रू खून का बहना, ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए हमें फ्लूइड मैकेनिक्स चाहिए। ठीक है, कोई अगर फिनोमिना तुम्हें अगर स्टडी करना है, जैसे क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, बारिश कैसे बहता है, ये बादल कैसे मूव हो रहा है, राइट, एवरीथिंग जो भी तुमको नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट हर एक चीज जो है ना, वो फ्लूइड मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, राइट। तो ये कोई भी बुक रेफर कर लो, तुम्हें मिल जाएगा कि कहां कहां पे ये यूज होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, कमिंग टू द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे इसमें वो ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए फ्लूइड। ठीक है, क्या चाहिए हमको देखना है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए फ्लूइड। ठीक है, ये बहुत ही मेन कंसेप्ट रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और अगर ये मान के चलो, तो मैं अगर ऐसे बोल दूं कि यही तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक्स का हार्ट है, ठीक, बेसिक फाउंडेशन ये है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो यहां पे लिखता हूं पहला प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक डेंसिटी, इसका एक और नाम है मास डेंसिटी। ठीक है, इसका एक और नाम है सिर्फ डेंसिटी। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है वेट डेंसिटी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वेट डेंसिटी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका एक और नाम है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, राइट। उसके बाद आगे है सबसे मेन, सब कुछ ही मेन है यहां पे, राइट, हर एक प्रॉपर्टी मेन है, विस्कोसिटी। उसके बाद है सरफेस टेंशन। उसके बाद होगा कैपिलरी एक्शन। उसके बाद है वेपर प्रेशर। नंबर 9 कैविटेशन। ठीक है, ये 9 चीजें हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, पहला कौन सा है, स्पेसिफिक डेंसिटी। इसका एक और नाम क्या है, मास डेंसिटी या फिर सिर्फ डेंसिटी बोलेंगे। दूसरा वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी,
एक और नाम क्या, रिलेटिव डेंसिटी, उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन, देन वेपर प्रेशर एंड देन कैविटेशन। ये 9 काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है किसका, फ्लूइड का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग कितना कर पाते हैं, ओके। जितना होगा आज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके रिलेटेड सम्स भी सॉल्व करेंगे और रिमेनिंग भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला जो डिस्कस करना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो क्या है, स्पेसिफिक डेंसिटी, एक और नाम मास डेंसिटी, एक और नाम क्या है, सिर्फ डेंसिटी, ठीक है। इसका जो सिंबल है ना वो क्या है, रो, इसका सिंबल क्या है, रो। अब याद रखो कि आगे जब भी ना हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक डेंसिटी या मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी, हम लोग सिर्फ ना सिंबल लेके ही यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंबल दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए। तो ये जो स्पेसिफिक डेंसिटी है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन देखो कैसा है, इट इज द अमाउंट ऑफ मास कंटेन्ड इन, फिर उसको लिख लेता हूं मैं, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, डेफिनेशन क्या है इसका, डिफाइन कैसे करेंगे इसको, इट इज द अमाउंट ऑफ मास कंटेन्ड इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ मास कंटेन्ड इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये मास क्या है और यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूं कि ये इसका मास जो है ना 50 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 50 ग्राम जब बोलता हूं ना 50 ग्राम, तो इसके मास जो है वो किससे करते रिलेटेड हम लोग, इसका मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं, ध्यान दो जरा। लेट्स से ये एक चौक है, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, ठीक है। इस स्टेट में इसका एक मास भी है, इस चौक का एक मास है, एंड इस चौक के अंदर कुछ डेफिनेट अमाउंट या फिर डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है। ये जो चौक बना है अभी वो क्या है, एक कुछ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलके ये चौक बना है, और उस n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक मास बनेगा। जब हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करेंगे, राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मास। सो मास इज डायरेक्टली, मास जो है ना, मास इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। अब लेट से मैंने चौक को तोड़ दिया, अब क्या हो रहा है, इसका मास चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली साइज चेंज हो गया मतलब मास चेंज हो गया, मास चेंज हो रहा है मतलब क्या हो गया, उसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कम हो गए, ठीक है। तो मास जो है ना वो डायरेक्टली किससे है रिलेटेड, सीधा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। अगर मास, या फिर ऐसा बोलो, अगर मेरा मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है तो मास बढ़ेगा, अगर मेरा मॉलिक्यूल्स कम हो रहा है तो मास भी कम होगा, ठीक है। तो मास इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहली बात। दूसरा, ये यूनिट वॉल्यूम क्या कहता है, व्हाट इज यूनिट वॉल्यूम, समझो उसको, इसका मतलब क्या है, यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ ये वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, राइट, यही फॉर्मूला उसका। और इसका यूनिट क्या होगा, क्या होता है इसका यूनिट, मीटर क्यूब। मैं कहां पे लिखूं उसको, यहां पे लिखता हूं, क्या होगा इसका यूनिट, मीटर क्यूब, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये एरिया किसमें, मीटर स्क्वायर में, और लेंथ किसमें, मीटर में। तो जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 2 + 1 3 क्यूब। अब यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, यूनिट वॉल्यूम का मतलब है 1 वॉल्यूम, राइट। यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है,
इज 1 मीटर क्यूब, इज 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो तुम्हारा जो वॉल्यूम ऐसा होना चाहिए कि जब मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 1। जस्ट इमेजिन करो कि ये एक कंटेनर है, कंटेनर है ये, ठीक है, ये कंटेनर का बेस है, बेस, तो मुझे इसका बेस का एरिया चाहिए, मुझे बेस का एरिया और ये हाइट h। ठीक है, तो ये बेस का एरिया इनटू हाइट मुझे क्या देगा, इस कंटेनर का मुझे क्या देगा, कंटेनर का मुझे क्या देगा, वॉल्यूम देगा। बेस इनटू हाइट, बेस किसमें है, मीटर स्क्वायर, हाइट किसमें, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्या मिल जाएगा मुझको, वॉल्यूम मीटर क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या, 1 मीटर क्यूब, राइट। तो तुम्हारा एरिया जब तुम मल्टीप्लाई करोगे उसको लेंथ के साथ या फिर हाइट के साथ, तो तुम्हें जो फाइनल आंसर है वो क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, यूनिट वॉल्यूम का कंसेप्ट, यूनिट वॉल्यूम समझ में आया। एक मास, मास, दूसरा क्या है, यूनिट वॉल्यूम, ये हमारा यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल डेफिनेशन के पास। क्या है ये डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन के पास। ठीक है, सो इट इज द अमाउंट ऑफ मास कंटेंट इन यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो एक यूनिट वॉल्यूम है हमारे पास, कंटेनर है हमारे पास, उसका वॉल्यूम कितना है, कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब। अब उसके अंदर कितना मास भरा है लिक्विड का, ठीक है, तो उतना मास डिवाइड बाय वॉल्यूम मुझे क्या देगा, डेंसिटी देगा। सो देयरफॉर इसका फॉर्मूला कैसा बनता है, देयरफॉर मैं लिखता हूं डेंसिटी, डेंसिटी दैट इज रो इज इक्वल टू कितना मास एक यूनिट वॉल्यूम में है, कितना मास एक यूनिट वॉल्यूम में है उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं इसको। और इसका यूनिट क्या रहेगा, केजी, मास किसमें होगा, केजी में, एंड वॉल्यूम किसमें होगा, मीटर क्यूब में होगा। ठीक है, तो ये हमारा मास डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स याद रखना है मुझे कि H2O किसका, ये डेंसिटी वाटर का कितना होता है, 1000 किलो क्यूब। ठीक है, ये हमें याद रखना है। वाटर का मुझे पूरा हिस्ट्री याद रखना है, ठीक है। वाटर का मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक, उसके बाद स्पेसिफिक डेंसिटी, वेट डेंसिटी, हर एक चीज मुझे किसका चाहिए, वाटर का मुझे मालूम होना चाहिए। तो फिलहाल ये क्या है, दिस इज स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हमारे इस डेंसिटी के ऊपर। ठीक, लेट से हमने क्या किया, एक 1 मीटर क्यूब का कंटेनर ले लिया। ठीक है, 1 मीटर क्यूब का कंटेनर। ठीक है, ये मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 मीटर क्यूब मिलना चाहिए। ठीक है, लेट से मैंने इसके अंदर क्या भर दिया, पानी भर दिया। अब पानी भर दिया मतलब क्या है, पानी का मॉलिक्यूल्स रहेगा ना। पानी किससे बना हुआ है, लिक्विड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसको हीट करना शुरू कर दिया। क्या किया, उसको मैंने हीट करना शुरू कर दिया। तुमने देखा होगा कि जब हम लोग दूध को उबालते हैं, गर्म करते हैं तो क्या होता है, दूध कंटेनर के बाहर गिर जाता है, राइट ना। क्यों गिरता है, क्योंकि जब हम लोग हीट करेंगे उसको तो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में का जो फोर्स है वो कमजोर हो जाता है, वो वीक हो जाता है, राइट। तो जब वीक होगा तब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर भागेगा, राइट। उसको ऐसे इमेजिन करो, राइट। तब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इसको मैं हीट कर रहा हूं। हीट करने से वजह से क्या हो रहा है, हर एक मॉलिक्यूल
का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कमजोर हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। और फिर क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना वो एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। जब एक्सपांड करेगा तब ऐसे इमेजिन करो कि ये जो फर्स्ट लेयर जो है ना, टॉप मोस्ट लेयर वो क्या होगा, वो बाहर गिर जाएगा। टॉप मोस्ट लेयर क्या होगा, कंटेनर के बाहर गिर जाएगा। तो अगर टॉप मोस्ट लेयर कंटेनर के बाहर गिर गया, इसका मतलब क्या हो गया कि कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए, राइट ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बाहर गिर गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मास कम हो गया, राइट। अभी क्या हो गया, मैंने हीट किया तो क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांड होने की वजह से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स बाहर गिर रहे हैं वॉल्यूम के, और उसके वजह से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कंटेनर के अंदर वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब मॉलिक्यूल्स कम हो रहा है, इसका मतलब मास कम हो रहा है। अब यहां पे देखो फॉर्मूला आ जाओ, तो मास अगर देखो, वॉल्यूम तो मेरा सेम ही है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, उसका एरिया और उसका हाइट दोनों सेम ही है, मास कम हो रहा है, ठीक है। तो अगर मास कम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेंसिटी कम होगा। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है मुझे कि अगर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहेगा, फर्स्ट कि अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाया तो मेरा मास डेंसिटी कम होगा, राइट। और अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया तो मेरा मास डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, राइट। सेकंड हमको देखना है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, ठीक है। सो मान के चलो कि अभी हम उसको हीट नहीं कर रहे, हम उसे भी कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक, कंप्रेस कर रहे हैं उसको, तो ये मॉलिक्यूल्स फिर से वापस आ गया। अब हम उसको हीट नहीं कर रहे, हम उसे क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन करो कि जैसे मैं उसे कंप्रेस करूंगा तो ये जो लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना वो थोड़ा सा दब जाएगा, राइट, थोड़ा सा दब जाएगा। और जब दब जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि कंटेनर के ऊपर थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल रहा है और मॉलिक्यूल्स ऐड करने का। उसको ऐसे सोचो जरा, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने की वजह से क्या हो रहा है, ये पूरा मॉलिक्यूल थोड़ा नीचे दब गया, पूरा का पूरा नीचे दब गया। अब दब गया मतलब मुझे ऊपर जगह मिल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और पानी डाल सकता हूँ उसमें। पानी डाल रहा हूं का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहा हूं, मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहा हूं, मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, मतलब मास बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है। तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि अगर मेरा प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ता है, और अगर मेरा प्रेशर घटता है तो डेंसिटी भी घटेगा, ठीक है। तो ये दो पैरामीटर है जो फ्लूइड का प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसलिए देखो कि जब भी कोई भी तुम बुक उठाओगे और जब भी कोई भी फ्लूइड का प्रॉपर्टीज को जब भी कोई मेंशन करता है तो उसके साइड में लिखा रहता है कि एट विच टेम्परेचर एंड एट विच प्रेशर, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ तुम्हारा डेंसिटी चेंज होगा, प्रेशर चेंज हुआ डेंसिटी चेंज होगा। तो जब भी हम किसी भी लिक्विड या फिर फ्लूइड का प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे ना, वो क्या होगा, एट सम स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर में डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ ये, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है ये ठीक से नोट कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम वेट डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, वेट डेंसिटी। इसका मतलब सिंबल स्मॉल w, वेट डेंसिटी स्मॉल w, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, it is the total weight of fluid contained
इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे उसको? द टोटल वेट ऑफ फ्लूइड कंटेंट इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, राइट। सो देयरफॉर specific weight is what weight of fluid divided by unit volume देखो हम लोग जब बोलते हैं ना कि यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे वो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। हमेशा क्या रहता है, ये सिंगल ही रहता है, वॉल्यूम हमेशा सिंगल वॉल्यूम रहेगा, यूनिट वॉल्यूम रहेगा, तो यहाँ पे लिखते नहीं वो लोग यूनिट करके। ठीक है, और इसका ये क्या रहेगा, वेट डेंसिटी का यूनिट क्या रहेगा, यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, राइट। अब मुझे एक स्टैंडर्ड में जो याद रखना है कि भाई वाटर का वेट डेंसिटी कितना होता है, वाटर का, इसको याद रखना कि वाटर का वेट डेंसिटी कितना है, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। मास डेंसिटी की तरह टेम्परेचर का एंड प्रेशर का इफेक्ट होगा, इस पे वेट डेंसिटी पे इफेक्ट होगा, सेम इफेक्ट होगा। अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा वेट डेंसिटी घटेगा, और अगर टेम्परेचर घटता है तो वेट डेंसिटी बढ़ता है। सेम जो किसके लिए था, मास डेंसिटी के लिए था, वही सेम वेट डेंसिटी के लिए भी है। और प्रेशर का क्या है कि अगर मेरा प्रेशर बढ़ता है तो वेट डेंसिटी बढ़ता है, अगर प्रेशर अगर घटता है तो ये भी घटेगा। ठीक है, तो ये दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही चलता है। ओके, अब एक इसमें ना ये जो दोनों पैरामीटर्स है ना, दोनों प्रॉपर्टीज, एक तो स्पेसिफिक डेंसिटी और दूसरा वेट डेंसिटी, ये दोनों में एक रिलेशन है, एक दोनों में क्या रिलेशन है। क्या है वो रिलेशन, मैं यहां पे लिख रहा हूं उसको, कि हमारा जो यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे हमारा जो वेट डेंसिटी है, वेट डेंसिटी is equal to mass density into gravity इसको कैसे लिखेंगे हम लोग कि भाई स्मॉल w इज इक्वल टू रो इंटू 9.81। तो ये क्या है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेट डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। अगर मुझे मास डेंसिटी दिया हुआ है और मुझे वेट डेंसिटी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मास डेंसिटी को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 9.81 से मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, राइट। ये हो गया हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक और नाम क्या है उसका, रिलेटिव डेंसिटी। इसका सिंबल एस। ये सिंबल्स हमें याद करना है, ठीक है, सिंबल्स हमें याद करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो देखो इसको डिफाइन कैसे करें। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी एस को डिफाइन करने का दो तरीका है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू रो बाय रो या फिर स्मॉल w बाय w। ठीक है, राइट। इसको दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। यहां पे जो रहेगा ना ये रो हमेशा किसका होता है, ऑफ नोन फ्लूइड। ये किसका रहेगा, ऑफ नोन फ्लूइड, या फिर नोन बोलने से अच्छा ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड,
ये भी किसका होना चाहिए, ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है। और हमारे इसमें स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारे केस में कौन है, वाटर, कौन है, वाटर है। तो अभी ये जो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, रो अपॉन रो ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक डेंसिटी, सॉरी वेट डेंसिटी अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक और चीज मुझे याद यहां पे लिखना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर होता है 1, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1। और दूसरी बात है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे देखो इधर भी रो, इधर भी रो, रो कट हो गया, नो यूनिट। इधर भी क्या है, वेट डेंसिटी, इधर भी क्या है, वेट डेंसिटी, कट हो गया, कोई यूनिट नहीं रहेगा। तो इसका हम लिख सकते हैं देयर इज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, ठीक है, राइट। तो ये हो गया किसका, स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना है, 1, ठीक है। अभी एक और चीज जो मुझे डिस्कस करना है वो ये है कि इसी के बारे में डिस्कस करना है, रिलेटिव के। तो इसको लिख लो, इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक। ऐसा हमने देखा होगा कि ऐसा लिखा रहेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6। इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो मर्क्यूरी है इज 13.6 टाइम्स हेवियर देन वाटर, ठीक है, राइट। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मर्क्यूरी जो है वो क्या है, 16 टाइम्स हेवियर है, किससे, वाटर से, ठीक है। कभी तुमने ऐसा सुना रहेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर इज 1.09, ठीक है, 1.09। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सी वाटर है वो क्या होगा, 1.09 टाइम्स वाटर से हेवी रहेगा। दूसरा अगर तुमने सुना होगा कि ऑफ लेट्स से कोई भी एक ऑयल ले लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज लेट्स से 0.91। तो ये जो ऑयल है वो कितना, देखो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 1 से कम है। 1 से कम है मतलब क्या हो गया कि वो वाटर से लाइट है। सो इसका मतलब ये हो गया कि ऑयल इज लाइटर देन वाटर, ठीक है। इसलिए हम लोग देखते हैं ना कि देखो जैसे यहाँ पे कि एक कंटेनर है, उसमें अगर मैंने पानी ले लिया, ठीक है, उस पर अगर मैंने ऑयल मिक्स कर दिया, तो ऑयल क्या होता है, ऑयल हमेशा क्या होता है, फ्लोट होता है। ऑयल हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट होगा, क्यों, क्योंकि उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है पानी से। मतलब क्या हो गया, वो लाइट है, किससे, पानी से लाइट है, इसलिए वो ऊपर ही फ्लोट करता रहता है। अगर मैं मर्क्यूरी ले लूं, मर्क्यूरी अगर मैं एक भी ड्रॉप डाल दूं यहां पे, तो क्या होगा, वो सीधा पानी के नीचे आके बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 13.6 टाइम्स ज्यादा हेवी है, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज आज के लिए, राइट, तीनों मेन प्रॉपर्टीज है, उस पर ही हमारा आगे का पूरा सम्स बेस्ड रहेगा। ओके, तो स्पेसिफिक डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हमने देख लिया आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी का प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्लस इसके ऊपर हम लोग सम्स शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू।